फ्रेंड्स, आई होप आपने पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व किया है और उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे हो। ठीक है। सो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इनके आंसर्स क्या है। तो पहला है बेटा मिस्टर रोहित कैपिटल। रोहित नाम के पर्सन का कैपिटल। सो ये कौन है? पर्सनल में नेचुरल। ओनर के दो अकाउंट होते हैं, हमने देखा था, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ओनर का अकाउंट है ये, सो पर्सनल में नेचुरल। ठीक है। उसके बाद है बेटा लूज टूल्स। अब लूज टूल्स मतलब क्या? और एक बात ध्यान में रखो, अगर आपको कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गूगल पे सर्च करने की आदत डालो। अभी ये मत बोलना कि सर लूज टूल्स का मतलब क्या, वही समझ में नहीं आया। तो बेटा जब अपन इतना मोबाइल यूज करते हैं, इतना इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो मोबाइल को और इंटरनेट को सही तरीके से यूज करना भी सीख जाओ। है ना? कोई भी डाउट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसका मतलब क्या होता है। तो लूज टूल्स मतलब क्या? जो पाने पेंचिस हथौड़ा वगैरह होता है ये सब। अब ये क्या हमें रोज रोज खरीदना है क्या? एक बार खरीदेंगे लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब ये क्या हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इसलिए रियल में टेंजिबल हो गया ये। उसके बाद ड्रॉइंग्स अकाउंट, फिर से ओनर का अकाउंट है तो पर्सनल में नेचुरल हो जाएगा। कार्टेज, कार्टेज मतलब होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा। फिर प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वर्ड आ गया, देखो रेंट आ गया तो हमें लगता है कि बॉस ये रेंट है मतलब ये तो एक्सपेंस या इनकम होगा, बट यहाँ पे दिया है प्रीपेड रेंट। हमने एडवांस में पैसा देके रखा है, बदले में जगह मिलना बाकी है, तो ये उस पर्सन को, लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है बेटा कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या रहेगा? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है हमारी, एसेट है, रियल अकाउंट है, सो रियल अकाउंट में इंटेंजिबल रहेगा। देन पेटेंट, फिर से रियल अकाउंट में इंटेंजिबल। कॉपीराइट ये मूवी स्क्रिप्ट का, बुक का होता है, पेटेंट ये किसी टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है। तो ये भी है रियल में इंटेंजिबल। उसके बाद है बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, इनकम रहता था तो नॉमिनल में इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब इनकम मिलना बाकी है, तो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिससे पैसा मिलना बाकी है। ठीक है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर से यहाँ पे प्रीपेड वर्ड आ गया, ये भी क्या रहेगा? पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीवेबल होता तो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव होता, लेकिन यहां पे है कमीशन रिसीव्ड, सो आंसर क्या रहेगा? नॉमिनल में इनकम। करेक्ट, नॉमिनल में इनकम आंसर रहेगा। उसके बाद में बेटा फ्रेट, तो फ्रेट मतलब भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कार्टेज, फ्रेट, कैरिएज, ये सब होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सो नॉमिनल में एक्सपेंस। देन नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी प्रॉपर्टी है जो लंबे टाइम तक चलने वाली है, सो ये क्या हो गया? रियल अकाउंट में टेंजिबल। उसके बाद है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम मतलब देखो मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, पेएबल ये रहा, तो अब सन्ड्री इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमने समझो रद्दी बेची, ठीक है, रद्दी बेच के पैसा आया तो इसको क्या बोलते हैं हम? छुटपुट इनकम। सन्ड्री इनकम बोले तो मिसलेनियस इनकम, सन्ड्री इनकम, ये सब क्या होता है? छुटमुट कुछ तो भी अपन ने किया जिसके वजह से अपने को इनकम हुआ, जैसे हमने रद्दी बेची, रद्दी बेची तो पैसा आया, तो ये रहेगा नॉमिनल में इनकम। ठीक है। सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम वगैरह ये सब नॉमिनल में इनकम। उसके बाद लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक ऐसा स्टॉक जो जिंदा है, मतलब एनिमल्स जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं, जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, लाइव स्टॉक है ये हमारा, रियल में टेंजिबल रहेगा। जैसे कोई डॉग हो गया, कोई कैट हो गया, हमने डॉग रखा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सो वो क्या हो गया? लाइव स्टॉक में आएगा और वो रियल अकाउंट में टेंजिबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या है नेक्स्ट? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया,
तो वो क्या हो गया, हमारे लिए खर्चा हो गया। उसके बदले में पैसा मिलने वाला है क्या, हमने बेचा है क्या गुड्स, नहीं। उससे हमारा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। तो ये क्या रहेगा बेटा, नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा। ठीक है। उसके बाद है राधिका अकाउंट। राधिका ये एक ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल में नेचुरल। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस का पैसा लेबर को देना बाकी है। देखो सैलरी मतलब होता है जो हम लोग ऑफिस के स्टाफ को मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, वो होता है सैलरी। और वेजेस जो हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे काम करते हैं, उनको हम लोग वेजेस देते हैं, ये एक टाइप की सैलरी ही है। लेकिन आउटस्टैंडिंग है मतलब पैसा देना बाकी है इस लेबर को, तो ये क्या रहेगा, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेचा, उस पे लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अपना खर्चा है मतलब एक्सपेंस है, नॉमिनल में एक्सपेंस। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो पर्सनल में आर्टिफिशियल रहेगा आंसर। उसके बाद है बेटा लोन। हमने किसी पर्सन से लोन लिया है या तो हमने किसी पर्सन को लोन दिया है। ये लोन मतलब सिर्फ लाइबिलिटी नहीं रहेगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा एंटिटी कॉन्सेप्ट। लोन हम ले भी सकते हैं, लोन हम दे भी सकते हैं। सो लोन है। अब लोन मतलब क्या है, किसी पर्सन से या तो लोन लिया है तो उसको पैसा देना बाकी है, या तो किसी पर्सन को लोन दिया है तो उससे पैसा लेना बाकी है। मतलब ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये अकाउंट है पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है कंप्यूटर, सिंपल है, रियल में टेंजिबल। लीगल एक्सपेंसेस, नाम में ही दिया है एक्सपेंसेस, भाई वकील का कुछ खर्चा किया या लीगल का कुछ कोर्ट वोट का खर्चा किया तो नॉमिनल में एक्सपेंस। फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या होता है बेटा, हमने बैंक में पैसा जमा करके रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि समझो 1 साल के लिए हमने 1 लाख रुपए जमा किया है, तो हमको 1 साल बाद उस पे इंटरेस्ट मिला के पैसा वापिस मिलेगा। समझो अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 लाख पे 1 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब से 5,000 रुपए इंटरेस्ट, तो 1 लाख वो और उसके ऊपर 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिलके 1,05,000 रुपए हमें मिलेगा। तो फिलहाल फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो रहेगा बेटा रियल में टेंजिबल। ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में एक और चीज क्या होती है, हम किसी पर्सन को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, नहीं, बट हम प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो रियल में टेंजिबल। उसके बाद है इनकम रिसीवेबल। क्या दिया है बेटा, रिसीवेबल, मिलना बाकी है, तो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद है ऑडिट का फीस। ऑडिट करना मतलब जो हमने अकाउंटिंग की है उसको चेक करने को ऑडिट करना बोलते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये होता है, ऑडिट करना। तो ऑडिट फीस मतलब जो अकाउंटिंग की है उसको चेक करने का पैसा जो हमने सीए को दिया है। ठीक है, तो ऑडिट फीस हमारा क्या रहेगा, नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा। बट अगर हम सीए की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सीए को ऑडिट फीस का पैसा मिलेगा, तो उसके लिए वो नॉमिनल में इनकम रहेगा। अभी हम लोग सीए की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम लोग नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए ऑडिट फीस नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा। देखो बेटा मैं आपको वापस बोल रहा हूं, रटो मत, चीजों को समझो, हमारा एंटिटी कौन है उसके हिसाब से ये आंसर्स चेंज हो जाते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऐसा समझो हम एक नॉर्मल किराना दुकान वगैरह की किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये रहेगा नॉमिनल में एक्सपेंस। फिर ट्रेडमार्क बताया था आपको। ट्रेडमार्क मतलब क्या, जैसे जो भी लोगो होता है, पूमा, एडिडास, रिबॉक, स्टारबक्स, ठीक है, सीसीडी, फिर थर्ड वेव कॉफी, या जो भी ऐसे ब्रांड होते हैं, हल्दीराम, बालाजी, लेस, अंकल चिप्स, मतलब जो भी ये ब्रांड्स है उनका ब्रांड का जो लोगो होता है वो कंपनी अपने खुद के नाम पे रजिस्टर कराती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, और उनके परमिशन के बिना वो और कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सो ट्रेडमार्क ये है रियल में इंटेंजिबल।
ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है बेटा लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया, नॉमिनल में एक्सपेंस। मोटर कार, रियल में टेंजिबल। इनकम टैक्स अपने लिए खर्चा रहेगा, नॉमिनल में एक्सपेंस। गवर्नमेंट के लिए इनकम रहेगा, अगर हम लोग गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो नॉमिनल में इनकम, बट फिलहाल हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो है नॉमिनल में एक्सपेंस। उसके बाद है बेटा जीएसटी, फिर से टैक्स है, नॉमिनल में एक्सपेंस। उसके बाद सिद्धि विनायक ट्रस्ट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट बोले तो हम किसी गणपति मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया हुआ है, एक लीगल पर्सन बनाया हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा पर्सनल में आर्टिफिशियल। उसके बाद है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या रहेगा, प्रॉपर्टी है हमारे बिजनेस की, तो रियल में टैंजिबल रहेगा। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया रहा तो वो रहेगा नॉमिनल में एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया। लेकिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब जो ईयर एंड पे अपना स्टेशनरी का स्टॉक बच गया, ये आपको आगे और अच्छे से समझेगा जैसे जैसे हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। देखो बेटा हो सकता है 5-10% डाउट आपको अभी रह जाए, लेकिन जब आप ये धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे ना, धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे तो आपको ये पुराना भी चीजें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रियल में टेंजिबल रहेगा, बट अगर दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या स्टेशनरी एक्सपेंस तो वो नॉमिनल में एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज ये एक लीगल पर्सन है, सो पर्सनल में आर्टिफिशियल रहेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिला है, बदले में सर्विस या बेनिफिट देना बाकी है, काम करना बाकी है, तो ये रहेगा बेटा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। फिर है ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है, तो उसमें जो कंपनी साल भर प्रॉफिट कमाती है वो जब शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है तब उसको बोलते हैं डिविडेंड। वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और हमको उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो ये क्या रहेगा बताओ। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और बदले में हमको हमारा शेयर दे दिया जो प्रॉफिट है उसका, तो डिविडेंड क्या रहेगा, नॉमिनल में इनकम रहेगा। ठीक है, नॉमिनल में इनकम। डिस्काउंट, इसका आंसर क्या लिखा है बताओ। इसका आंसर बहुत से बार बच्चे गलत करते हैं। इसका सही आंसर क्या है बेटा, आपने ये पूछना चाहिए खुद को या मुझसे कि सर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तब डिस्काउंट हमें भी मिलता है और हम भी देते हैं। डिस्काउंट हम जब बिजनेस करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में खरीद के लाते हैं, है ना, तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और अगर हमसे कोई बल्क क्वांटिटी में खरीद के लेके जा रहा है तो हम भी उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट बेटा रिसीव्ड है या अलाउड है नहीं दिया है, तो ये नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम आपने ऐसा लिखना चाहिए था कि सर नॉमिनल में एक्सपेंस भी रह सकता है, नॉमिनल में इनकम भी रह सकता है। जो बच्चों ने एक ही लिखा है उनका आंसर गलत है, जो बच्चों ने दोनों लिखा है उसी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर है राज एंड कंपनी, तो किसी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, राज नाम के पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की नहीं, कंपनी की बात हो रही है, इसलिए यह पर्सनल में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। देन रिपेयर्स का आंसर क्या लिखा फिर से, रिपेयरिंग, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम किसी और की चीजें भी तो रिपेयर करके देते हैं और हम हमारी चीजें भी रिपेयर करवा के लेते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर दोनों होना चाहिए था, नॉमिनल में एक्सपेंस इनकम। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी पे, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, रियल में इंटेंजिबल होता है, उस पे या तो हम पे करते हैं या तो हम रिसीव करते हैं। तो फिर से यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया नहीं है रॉयल्टी पेड है या रिसीव्ड है, तो नॉमिनल में एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। आंसर ऐसा होने चाहिए थे। अब मुझे आप लोग व्हाट्सएप भेजो कि आप फोटो भेजो, ठीक है, आपने क्या लिखा था उसका और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, तो फोटो इसलिए मांग रहा हूं, आपकी गलतियां इसलिए मुझे समझनी है क्योंकि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि बच्चों को एक्चुअली प्रॉब्लम कहां कहां जा रही है अभी भी,
इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी, तो मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो प्लीज मुझे हेल्प करो, फोटो भेजो, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है मुझे समझने दो, सो दैट मैं ये कंटेंट जो बनाया है, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपने ये आंसर्स नहीं लिखे हैं तो, और अगर आपका गलत हुआ है तो करेक्ट आंसर्स में पेज नंबर 9 पे आप लोग लिख लो। अब बेटा आ जाओ पेज नंबर 10 पे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी तो हम और थोड़ा उससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, बट अभी ये समझ लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹57,340। क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹57,340। सो लेफ्ट में बिजनेस है, हमने दीपिका को माल बेचा है। सो लेफ्ट में बिजनेस है, ये हम है। ये राइट में दीपिका नाम की पर्सन है। अब हमने इसको क्या दिया है, गुड्स बेचा है। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तब हम उसको सेल्स बोलते हैं, और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं हम उसको परचेस बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी गुड्स बेचा तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स ₹57,340। आपको ऐसा ही लिखना है हर बार, सेल्स ब्रैकेट में जी, मतलब सेल्स ब्रैकेट में गुड्स हमने बेचा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटा आपसे कि हमको पैसा मिला या हमको पैसा नहीं मिला। अब ये क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है आपको बताओ, हमको पैसा मिला या नहीं मिला। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹57,340। क्वेश्चन में दिया है कि हमने दीपिका को गुड्स बेचा 57,340 रुपीज का। तो अब ये कैसे समझना कि भाई ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मुझे बताओ, हमको ये पैसा मिल रहा है दीपिका से या नहीं मिल रहा है, क्या रहेगा इसका आंसर। देखो, ऐसा समझो कि हम लोग सब बच्चे और मैं, हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, लोनावला के ट्रिप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लोनावला के ट्रिप पे गए, मस्त वहां पे घूमे फिरे, मस्त मजा किए, पार्टी किए। एक होटल में गए, वहां पे खाना खाए। एक टपरी पे गए, वहां पे चाय पिए। फिर एक होटल में गए, वहां पे खाना खाए, क्योंकि लंच और डिनर दोनों करना पड़ेगा। फिर हम लोग घर पे आ गए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आपको वो जहां पे हमने लंच किया और जहां पे हमने डिनर किया, उस होटल का नाम याद है क्या। याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी है क्या नाम याद ही रहेगा हमेशा। क्यों ऐसा है बताओ। देखो, समझो कि हम जानबूझ के नाम कब याद रखते हैं, जब हमें किसी पर्सन से पैसा लेना या किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है, तब हम लोग जानबूझ के नाम याद रखते हैं, है ना, इंटेंशनली नाम याद रखते हैं। बट जब हमको पैसा लेना देना बाकी नहीं है, हमने पैसा दिया, खाना खाया, आ गए, ठीक है, तो हम लोग याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन जब पैसा लेना बाकी है तो आगे वाले को हम भूलने नहीं देंगे, और जब पैसा देना बाकी है तो वो आगे वाला हमको उसका नाम भूलने नहीं देगा। 100 बार बोलेगा कि भाई देख, तेरे से पैसा लेना बाकी है, तेरे से पैसा लेना बाकी है ना। तो नाम इंटेंशनली याद रख रहे हैं, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि भाई सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹57,340, तो ये दीपिका ने पैसा दिया कि नहीं दिया, ये कैसे समझना। तो यहाँ पे हमने इंटेंशनली नाम याद रखा है, जानबूझ के नाम याद रखा है। तो ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमको पैसा नहीं आया। ठीक है, तो देखो अभी ये कुछ एग्जाम्पल दिए पेज नंबर 10 पे हम लोग। अब ये क्या दिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स और एसेट्स इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी हम एसेट, कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, और जब भी हम गुड्स परचेस या सेल करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तब कैसे समझना कि जो ये ट्रांजैक्शन दिया है वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ये पहले आप लोग क्या करो, लेक्चर पॉज करो और पेंसिल से लिखो, आपको क्या लगता है कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लिखो पहले पेंसिल से, लेक्चर पॉज करके। ठीक है, लिख दिया आंसर, पॉज करो, लिखो, उसके बाद ही देखो आगे। तो यहां पे पहला दिया है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000।
हमने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा। अब यहाँ पे दिया है क्या नाम, यहाँ पे कैश दिया है क्या, बैंक दिया है क्या, यहाँ पे कोई भी डिटेल दी है क्या, पेमेंट मतलब पैसा मिला इससे रिलेटेड, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब हमने कैश में बेचा। ठीक है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, हमने 10,000 का गुड्स बेचा, बदले में हमको पैसा मिल गया। तो पहला है कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा है कैश सेल्स या फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹10,000। यहाँ पे तो क्लियरली स्पेसिफाइड है कि भाई हमने कैश में बेचा है, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन ही रहेगा। उसके बाद में दिया है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000, हमने उधार में 10,000 का माल बेचा, हमने उधार में बेचा, लिखा है यहाँ पे क्रेडिट, तो ये क्या रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। उसके बाद है बेटा सोल्ड गुड्स टू अक्षय ऑन क्रेडिट, हमने अक्षय को उधार में माल बेचा, अक्षय को उधार में माल बेचा लिखा ही है तो क्रेडिट रहेगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अक्षय फॉर कैश वर्थ ₹10,000, अक्षय को बेचा, नाम दिया है लेकिन कैश भी दिया है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। अभी लास्ट है सोल्ड गुड्स टू अक्षय वर्थ ₹10,000, यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, कैश या क्रेडिट। देखो ये जो ट्रांजैक्शन है फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे नाम के साथ क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट, नाम के साथ कैश दिया है तो कैश, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, हमने नाम इंटेंशनली जानबूझ के याद रखा है, तो ये रहेगा बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में तो क्लियरली स्पेसिफाइड है, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है बेटा सिर्फ फर्स्ट में और लास्ट में। तो कैसे याद रखना, जब कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तब कैश ट्रांजैक्शन, और जब नाम दिया है इंटेंशनली हम लोग नाम याद रख रहे हैं तब होता है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिंपल है ये बेटा, पेज नंबर 10 पे लिख लो, पॉज करो लेक्चर लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब ये क्या है, यहाँ पे दिया है सोल्ड गुड्स टू दीपिका वर्थ ₹57,340, नाम हमने इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमको पैसा नहीं मिला, मिलना बाकी है, इसलिए हम उसके ऊपर लिख रहे अमाउंट, क्योंकि इस पर्सन से पैसा मिलना बाकी है। अब इससे पैसा मिलना बाकी है मतलब ये एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ, एसेट है हमारा, क्योंकि इससे पैसा रिसीवेबल है, मिलना बाकी है, हमारा हक है, तो एसेट बढ़ रहा है। और ये रिसीवर है या गिवर है, इसको गुड्स मिल रहा है, ये गुड्स की रिसीवर है। ठीक है, इसको गुड्स मिल रहा है, ये गुड्स की रिसीवर है। तो बिजनेस के लिए यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे बताओ, बिजनेस की बुक्स में हमें अकाउंटिंग करनी है, तो बिजनेस के बुक्स में बिजनेस का अकाउंट ओपन होगा क्या, नहीं। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक कि भाई दीपिका नाम की डेटर से पैसा लेना बाकी है, मैंने आपको बताया था जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। ठीक है, जिससे हम क्रेडिट में परचेस करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। पहले परचेस करते हैं फिर सेल करते हैं, पहले परचेस करते हैं तो क्रेडिटर और डेटर का सी पहले आता है, तो परचेस करते हैं पहले क्रेडिटर, सेल करते हैं बाद में तो डेटर। अभी यहाँ पे हम उधार में माल बेच रहे तो डेटर। ठीक है, तो एक रहेगा कि भाई दीपिका से पैसा मिलना बाकी है, और दूसरा रहेगा कि हमने हमारा गुड सेल किया, ऐसे दो अकाउंट। सो दीपिका ब्रैकेट में डेटर अकाउंट 57,340 और दूसरा रहेगा सेल्स अकाउंट 57,340। दीपिका डेटर अकाउंट एसेट इंक्रीज होगा, क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा, और सेल्स अकाउंट क्या रहेगा, इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये दीपिका अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है बताओ, पर्सनल अकाउंट है, और नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, दीपिका ये ह्यूमन बीइंग है, सो पर्सनल में नेचुरल। सेल्स अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, नॉमिनल है, और नॉमिनल में इनकम है। ठीक है, तो अभी लेक्चर पॉज करो और इतना पूरा लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक, कि भाई ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और पर्सनल, रियल, नॉमिनल मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये पेज नंबर 10 पे एक कॉन्सेप्ट है, ये बच गया, ये लिख लो बस। सो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉक मतलब गुड्स से रिलेटेड हमें कुछ चीजें दी रहती है, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर हमें दिया है स्टॉक,
तो वो रहेगा बेटा रियल अकाउंट और वो रहेगा एसेट। ये पीआरएन और एएलईआई क्या है? पीआरएन मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल ट्रेडिशनल अप्रोच, एएलईआई बोले तो एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम वाला मॉडर्न अप्रोच। तो स्टॉक अकाउंट जब भी दिया है तो वो रियल अकाउंट रहेगा, वो एसेट रहेगा। परचेस अकाउंट दिया है तो हमने गुड्स परचेस करके लाया। क्यों परचेस किया? बेचने के लिए, है ना। ये है बीच में बिजनेस है, ये है हमारा सप्लायर और ये है हमारा कस्टमर। ठीक है, हमने गुड्स परचेस करके लाया, गुड्स परचेस किया। क्यों किया? कितने रुपए में किया? समझो 1000 रुपए में किया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इन गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। कितने में करेंगे? समझो 1700 रुपए में करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल है ये है बेटा हमारा इनकम। ठीक है, ये जो गुड्स परचेस है ये है बेटा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो गुड्स हमने बेचा 1700 रुपए में और उसको खरीदा था 1000 रुपए में, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 700 रुपीज का। ठीक है, तो जब हम गुड्स परचेस करके लाते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, जब हम गुड्स बेचते हैं तो वो इनकम होता है, और ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो परचेस कर रहे तब क्या रहेगा? नॉमिनल में एक्सपेंस और यहां पे एक्सपेंस। ठीक है, हम जब इसको सेल करेंगे तो वो रहेगा नॉमिनल में इनकम और यहां पे इनकम। तो ये इनकम में से हम जब एक्सपेंस माइनस करते हैं तब हमें पता चलता है प्रॉफिट। ठीक है, और जब एक्सपेंस ज्यादा होता है इनकम कम होता है तो लॉस रहता है। समझो इसी एग्जांपल में अगर 1000 में खरीदा और 800 में सेल किया, 1000 में खरीदा 800 में सेल किया तो क्या होगा? 200 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो गुड सेल किया तो वो इनकम रहेगा, जब इसको हम परचेस करके लाते तो वो नॉमिनल में एक्सपेंस रहता है। अब और दो चीजें हैं बेटा गुड से रिलेटेड। परचेस रिटर्न, हमने जो गुड्स परचेस करके लाया वो हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, देखो हमने जो गुड्स परचेस करके लाया वो खराब क्वालिटी का होगा या कुछ होगा तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो इसको बोलते हैं खरीदे हुए माल को रिटर्न किया, तो ये हो गया परचेस रिटर्न। जब हम परचेस करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस। अब हम ये परचेस किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो ये जो एक्सपेंस है ये बढ़ेगा या कम होगा? ये कम हो जाएगा। ठीक है, हमने रिटर्न किया इसमें से 200 रुपए का गुड। ठीक है, समझा क्या बेटा? परचेस करते हैं तब वो हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। अब हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारा ये जो खर्चा है ये कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये रहेगा नॉमिनल में माइनस एक्सपेंस, मतलब ही एक्सपेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और वैसा ही सेल्स रिटर्न है, हमने जो गुड सेल किया वो हमारे पास रिटर्न आया तो ये है सेल्स रिटर्न। हमने जब गुड्स बेचा तो हम बोलते हैं इसको इनकम। अब ये बेचा हुआ माल इनकम रिटर्न आ रही है तो सेल्स रिटर्न क्या करता है? इनकम को कम करता है, इनकम को रिड्यूस करता है, इसलिए नॉमिनल में माइनस इनकम या इनकम को रिड्यूस करेगा। ठीक है, नॉमिनल में माइनस एक्सपेंस, नॉमिनल में माइनस इनकम, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सिंपल सी चीजें है, बहुत लॉजिकल है, कॉमन सेंस है ना। तो ये बेटा आप लोग आपके पेज नंबर 10 पे लिख लो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।